नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज से हम नई सीरीज़ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का, उसका पार्ट 1 हम करेंगे इस वीडियो में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। पूरा साइंस का कोर्स इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कराया जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो 2024-25 के एग्ज़ाम्स के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन साइंस एंड मैथ्स के लिए ये चैनल होने वाला है। तो आओ शुरू करते हैं। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब स्टार्ट अगर करें हम नाइन्थ में आपने पढ़ा था फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। तो अगर आप एक बार रिकॉल करो कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, तो फिज़िकल चेंज में क्या है कि चेंज इज़ टेम्परेरी, मीन्स वो दोबारा वापस किया जा सकता है, दे आर रिवर्सिबल। एंड केमिकल चेंज में चेंज इन परमानेंट, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके। सेकेंड इज़ फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक उसके शेप में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा। बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। थर्ड, अगर फिजिकल चेंज की बात की जाए तो चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जैसे अगर आप आइस को जमाया, आपने आइस को मेल्ट किया तो दोबारा पानी, वाटर को आपने फ्रीज किया तो आइस बन गया, आइस को मेल्ट किया दोबारा वाटर बन गया, तो वो रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्स हो सके फिजिकल मेथड से, वो कहलाते हैं फिजिकल चेंज। एंड चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स, दे आर कॉल्ड केमिकल चेंज। और लास्ट जो इसमें एक पॉइंट था कि फिजिकल चेंज में एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, हो सकता है उसमें एनर्जी रिलीज ना हो, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी या रिलीज एब्जॉर्ब ज़रूर होती है, या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, या तो उसको एनर्जी देनी होगी या एनर्जी रिलीज होगी एक केमिकल चेंज में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चेंज जिसमें एक केमिकल चेंज आए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो आओ देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि इट इज़ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, कि दो अलग अलग एटम्स के बीच या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच भी जो ब्रेकिंग होता है, उनके बीच एटम्स का, और नए बॉन्ड्स जो बनते हैं। सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस जो अभी हमने चेंज पढ़े, तो उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस है अगर देखो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये फिजिकल चेंज था। तो इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ और ना ही कोई नए बॉन्ड टूटे, कोई न्यू प्रोडक्ट बना। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, तो ये केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो ये केमिकल चेंज है, और इसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक वे हो गया। तो अब प्रॉपर तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में, अब जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन हमने कहा कि Mg को अगर आपने जलाया, Mg को जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपने 9th में किया है, और इससे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिबन जब जलाते हो तो ये पाउडर बनता है ना। तो इस केस में जो ये वाला पार्ट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस न्यू फॉर्म्ड होता है, ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, और ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे आपने दूध लिया और उससे जो दही जमाई, तो दूध जो है वो आपका रिएक्टेंट है और दही जो है वो प्रोडक्ट हो जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो है केमिकल रिएक्शंस के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं,
जो डाइजेस्ट होता है एक नए फॉर्म में एनर्जी जो मिलती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी आप ऑक्सीजन लेते हो, लेकिन ऑक्सीजन करता क्या है, वो ब्रेक डाउन करता है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सारे क्या है, केमिकल चेंज है, और इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। चेंज इन स्टेट, कि उसमें चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर भी होता है, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी होती है कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में। अब आगे देखिए, अगर केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड बाय एन एरो मार्क इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। कि एक केमिकल रिएक्शन को जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आप एक एरो से सेपरेट करते हो, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, जब इसको आप एरो से सेपरेट करते हो और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला वर्ड इक्वेशन, कि आपने वर्ड में लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इससे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप रिएक्टेंट्स लिखते हो, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। ये तो हो गया वर्ड इक्वेशन। और इसी को अगर आप केमिकल्स के फॉर्म में लिखोगे तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन, जैसे MgO2 और इससे बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, अब है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंस, अगर आप तराजू की बात करो, बैलेंस्ड क्या होता है? दोनों तरफ बराबर वेट रहे ना। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी जब हम रिएक्शन करते हैं तो दोनों तरफ हमारा बराबर नंबर ऑफ मास रहना चाहिए हर एक मॉलिक्यूल का। तो द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ कॉम से आप याद रख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर हम ध्यान दें, पहला इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं है, पहले हम देखेंगे कैसे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपने लिख लिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कितने हैं? मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 2। अब राइट हैंड साइड में देखो, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1। तो मैग्नीशियम तो दोनों तरफ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 1 को अगर 2 करना है तो आप क्या करोगे? 1 को 2 करना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 1 से। तो अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तब हमारा इक्वेशन हो गया MgO और यहाँ पे 2MgO। ओके, अब जब ये रिएक्शन हुआ, अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो आपको पता है Mg कितना है, ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन 2, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है बट अब मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है। तब हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 है ही, फिर यहाँ मैग्नीशियम को 2 × 1 तो 2MgO। तो ये एक्चुअल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आया 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। तो इसमें अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2Mg, यहाँ पे 2Mg, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, तो ये फुली बैलेंस्ड है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, आयरन Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2, जो रस्टिंग का इक्वेशन है ये। अब इसमें अगर देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो एटम्स कौन से कितने हैं। आयरन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। राइट हैंड साइड में आयरन 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। तो अब सबसे पहले यहाँ आयरन 3 है तो आपने क्या किया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको 3 से इस साइड मल्टीप्लाई करेगा तो ये इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो Fe तो हो गया 3, ये आपका Fe के पास आ जाएगा 3। H2O को हमने चेंज नहीं किया है तो बस Fe में चेंज आया यहाँ पे, फिलहाल आप बस Fe में चेंज देखो, 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + H2। अब इसको यहाँ 3 लगाने
से अब क्या चेंजेस है, अब Fe हमारा बैलेंस हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ आपका इस साइड में 1 था, इस साइड में 4 है, तो इधर हम 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऑक्सीजन आ गया आपका, तो Fe बैलेंस हो गया हमारा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जब हमने यहाँ ऑक्सीजन के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो अब टोटल हमारा आयरन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर आयरन 3 है और हाइड्रोजन इसका यहाँ भी आयरन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 8 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 है, ये 4 है, इसको रहना। तो अब जब हाइड्रोजन इस राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल जो हमारा रिएक्शन होगा वो होगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फाइनली देखो तो दोनों तरफ Fe3, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4, गिनो जैसे 3Fe, ये 4 2 जा 8 और यहाँ 3Fe और 4, यहाँ 4 1 जा 4 और 4 2 जा ये 8, तो हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4, तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन तो आपने बैलेंस लिख दिया, लेकिन बहुत बार इक्वेशन में उसका फेज़ क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन में कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है, तो अब उसके बारे में देखते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव इक्वेशंस क्या होते हैं कि रिप्रेजेंटेशन फिजिकल स्टेट का यूजिंग सिंबल्स। अब कुछ आपको पता होना चाहिए, सॉलिड्स को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जो आपके एटम्स है उसके बगल में ब्रैकेट्स में। लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G या अप एरो, वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है तो उसके लिए एक्वस, और प्रेसिपिटेट के लिए डाउन एरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह आता है आपके, डाउन एरो प्रेसिपिटेट। उसके बाद बाकी कंडीशंस जो है वो जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये कैटलिस्ट हम एरो के अबव या बिलो में लिखते हैं, ये तो इसके अबव या बिलो। और हीट के लिए हम एक स्मॉल ट्राइंगल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे जो इन्फॉर्मेटिव इक्वेशंस का एग्जांपल देखते हैं, जैसे अब ये है Fe3, ये S सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, 4H2O ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, Fe3O4 ये सॉलिड को और 4H2 गैस को, तो गैस के लिए ये एरो है। CO ये गैस है। उसके बाद 2H2 ये भी आपका गैस है। अब यहाँ अगर आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ हमने गैस के लिए एरो लिखा है बट यहाँ तो G लिखा है, तो हमेशा प्रोडक्ट में जब गैस इवॉल्व हो, इसका मतलब क्या है कि ये निकल रही है, तो जब इवॉल्व हो तो हमेशा प्रोडक्ट में लिखते हैं। रिएक्टेंट्स में हम कभी भी गैस के लिए एरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमेशा प्रोडक्ट में करते हैं जब वो इवॉल्व हो रही हो, आपके प्रोडक्ट से बाहर निकल रही हो। तो इस केस में COG 2H2G, और ये एक स्पेशल केस है प्रेशर का, 340 एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन होता है और ये आपका लिक्विड बनता है। इसी तरह से जब जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो प्लांट्स में होता है, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों चाहिए होता है, तो उसको भी इस एरो के अप डाउन लिखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, 12H2O लिक्विड, C6H12O6, CO2 एक्वस एंड H2O लिक्विड। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ एक्वस क्यों लिखा है, तो ये सारे वाटर में सॉल्युबल होके ही ये रिएक्शन हो रहे हैं। सेल के अंदर ये रिएक्शन होता है ना, तो उसमें वाटर सॉल्युबल्स होते हैं ये सारे, इसी वजह से इन सब में एक्वस लिखा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस में गैस ना आके ये एक्वस आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस चैप्टर में आपके एक्टिविटीज़ है कुछ। फर्स्ट एक्टिविटी है, ये आपने 9th क्लास में भी किया होगा, कि क्या होगा अगर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं स्पिरिट लैंप से। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आपको उसको साफ़ करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और आप जब जलाते हो तो बहुत ही डेजलिंग लाइट आती है। 9th में भी करवाया हुआ है ये आपको। और ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये रिएक्शन होता है। और ये किस कलर का होता है? वाइट कलर का। ये जो पाउडर होता है वॉच ग्लास में, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। तो मैं बहुत बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नीशियम को अगर आप बर्न करो तो कौन से कलर का पाउडर आता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड
वाइट कलर पाउडर, और ये हार्ड से पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हीट देना पड़ा है, इसीलिए क्या है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दो सब्सटेंस मिलके एक नया बना है, तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि रिएक्शंस के टाइप्स। अब एक्टिविटी 1.2 ये भी आपका 9 से रिलेटेड है। हमने इसमें कहा गया लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। अब अगर आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में हम डालते हैं तो क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि येलो कलर का होता है, और ये रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स PbI2, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और ये डाउन एरो देख रहे हो, डाउन एरो किसके लिए मैंने बताया था, प्रेसिपिटेट के लिए ना। और KNO3 इसमें लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये क्या होते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे। अब एक्टिविटी 1.3 अगर देखो, इसमें कहा गया जिंक मेटल को HCl में अगर आपने डिप किया तो क्या होगा। हमने रिएक्टिविटी सीरीज वाला रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा 9th में, जिसमें अगर आप जिंक मेटल क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक को डालेंगे तब क्या होगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और हीट इवॉल्व होगा और हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट किया था ना हमने। और ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट निकल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट ये आगे हम पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन में वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, ये आपको कर सकते हो, अभी बताया मैंने। इन सब को आप पहले ट्राई करो कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे इसको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको सबका, ठीक है। इसको आप पहले अपने से ट्राई करो। और सेम नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का क्या होगा, इसको आपको लिखना है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आप देखो और आंसर आप इस तरह से यहाँ से मिला सकते हो, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को, और जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट जिससे इससे आगे के जो रिएक्शंस है वो हम ले आएंगे, ठीक है। तो डेली इस पे एक एक वीडियोस आती रहेंगी साइंस की, और आपका बहुत जल्दी फर्स्ट टर्म का सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट। अब 10th क्लास में आ गए हो, सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।